प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनडीए, नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एकलव्य आवासीय विद्यालय, डी ट्रिपल एसएसबी, केवीएस इनमें की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने रीतिकाल से प्रश्न लिया है। रीतिकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करना, क्योंकि आपको पता है रीतिकाल से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैं अक्सर ही कहती हूँ, मैं केवल उन प्रश्नों की बात करूंगी जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिनके आने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कैसा बनता है रीतिकाल से। ठीक है, रीतिकाल से कैसे प्रश्न बनेंगे? तो रचनाओं का क्रमानुसार, कवियों का जन्म समय क्रमानुसार, काव्य का विषय बताना है आपको कि यह काव्य इस काव्य का विषय यानी किसका विवेचन किया गया है इस काव्य के विषय में, है ना। काव्य पंक्तियां पूछी जाती हैं, या फिर यह रचना किसकी है और किसकी नहीं है, इस प्रकार। या एक प्रश्न बनता है आचार्य शुक्ल के कथनानुसार या कुछ अन्य विद्वानों के कथनानुसार, है ना। आपको पता है कि असंगत और संगत बताने के लिए भी आता है और सही जोड़ी मिलान करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज आपने पेन कॉपी अपने पास रखा है और आप मेरे राइट आंसर बोलने से पहले वीडियो को पॉज करके अपना आंसर फ्रेंड्स चूज कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम काफी निकट हैं और एग्जाम होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाए। बाकी जिनके एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, उम्मीद करती हूँ आप वो बेहतर तैयारी करके बैठे हैं, है ना। चलिए प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हम जानते हैं कि आपने चूज कर लिया है। करेक्ट आंसर इसका है सी नंबर, नीति, है ना। वृंद सही है जो है वृंद कवि की है और नीति नीति का विषय इसमें समाहित है। अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रश्न दिया गया है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही। ठीक है, यहाँ पर टाइप मिस्टेक पर ध्यान न दीजिए, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या शब्द को कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ। पंक्ति किस कवि की है ना, किस कवि की है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर चूज कर लिया है। करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, मतीराम की पंक्ति है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैंने कहा है कि प्रश्नों का टाइप यही कुछ 5-6 प्रकार का है। आप जैसा जैसा मैं कहती चली जाऊं, आप ट्रस्ट करें और उसको नोट करते चले जाएं। और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कवि है ना। ये जो ऑप्शन में आए हुए हैं ना, इनका जिक्र केवल इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है, इस बेस पर मैंने यहाँ पर लिया है। अन्यथा मैं यहाँ पर किसी और कवि को, किसी और रचनाकार को, किसी और लेखक को भी रख सकती थी, पर जो यहाँ पर आ रहे हैं आप समझ जाइए कि वो प्रमुख हैं। तो अगला प्रश्न बनता है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगिन चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, ये भी मतीराम की ही है ना। आगे चलते हैं। एक प्रश्न इस तरह से बनता है कि इनमें से कौन रीतबद्ध नहीं है, और ये बड़ा फेमस है। ठीक है, ये बड़ा फेमस है, आपको इस तरह का प्रश्न देखना है और कुछ नए नए टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है, या डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है, विश्वनाथ प्रसाद ने किसे माना है। यहीं पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं, जैसे इन्होंने अलंकार काल किसने कहा, कला काल किसने कहा, है ना, रीतिकाल किसने कहा। तो बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूंगी, लाइक और शेयर जरूर किया करें, है ना। इस चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड करती रहूं। प्रश्न आ गया कि इनमें से कौन रीतबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो घनानंद है हमारे, वो रीत मुक्त कवि हैं, है ना, रीत मुक्त कवि है, ना कि रीतबद्ध कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर हमारा एक अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन रीत सिद्ध कवि हैं? उम्मीद करती हूँ आपने अपना आंसर चूज कर लिया है। यहाँ पर हमारे जो बिहारी जी हैं, बिहारी जो है वो रीत सिद्ध कवि है। ठीक है, रीत सिद्ध कवियों की श्रेणी में कौन आते हैं? बिहारी जी आते हैं। आगे फिर एक हमारा प्रश्न आ गया स्क्रीन पर कि इनमें से वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? उम्मीद करती हूँ आपने आंसर चूज कर लिया है। जो वृत्त कौमुदी है, बताना चाहूंगी, मतीराम जी की रचना है। अब मतीराम की सभी रचनाएं आपको पढ़नी है, केशव दास को पढ़ना है, घनानंद को पढ़ना है, चिंतामणि को पढ़ना है, इनका क्रम पढ़ना है, इन कवियों का आपको क्रम भी पढ़ना है, इन्हीं कवियों को आपको रचनाएं पढ़नी है, इन्हीं कवियों को आपको पंक्तियां पढ़नी है ना, इनकी पंक्तियां पढ़नी है, इनकी रचनाओं को अच्छे से याद रखना है, रचनाओं का विषय भी देखना है। तो यदि इतना जितना मैंने इसमें लिया है ना, आपको सबको, यदि आप नेट के लिए सीरियस हैं फ्रेंड्स, तो आपको चारों ऑप्शनों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव कहता है, ये मेरी मेहनत कहती है, मैंने ऐसी तैयारी की है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ।
चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के प्रवर्तक स्वीकार किए गए हैं। इस तरह का प्रश्न बनता है। एक प्रश्न यहीं पर बनता है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, या डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है, इस तरह का। लेकिन यहाँ है कि कौन रीतिकाल के प्रवर्तक स्वीकार किए गए हैं। केशवदास, बिहारी, मतीराम या पद्माकर। तो हम जानते हैं कि केशवदास जो है रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं। फिर एक हमारा अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जह चितवत एक बार। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है। तो यहाँ पर बता दो जो करेक्ट आंसर है हमारा 8 नंबर का। उम्मीद करती हूँ आपने आंसर चूज कर लिया है। फ्रेंड्स बताना, आज मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, अभी हम 8 नंबर पर हैं। हो सके तो एक बार आप जल्दी से फास्ट जाओ, वीडियो देखो और 1 नंबर से चलना करना स्टार्ट करो कि आप देखो कि 30 में क्या आपने 25 किए, 30 में क्या आपने 25 सही किए। और देखो जिनके 30 में से 28 सही हो रहे हैं, मान लो उनकी सुपर डुपर तैयारी है, बहुत शानदार जानदार तैयारी उनकी है। और आपको आज सबको 28 करना है। अब बड़े ईमानदारी से बता देना किसने कितने किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 28 आज सभी को करना है। 8 नंबर पर हैं आप। यदि अभी तक नहीं कर रहे हैं तो आप जल्दी से पीछे जाओ और वीडियो को पॉज कर करके देख लो। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, उम्मीद करती हूँ सबने चूज कर लिया होगा। 8 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। रसलीन की पंक्ति है, ठीक है, रसलीन जी की ये पंक्ति है। अगला फिर प्रश्न आता है, प्रश्न बनता है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, है ना। ये देखो प्रश्नों का टाइप आ गया ना। रीतिकाल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि बात करूं नेट जेआरएफ के, तो नेट जेआरएफ में 4 से 5 प्रश्न, ठीक है, 4 से 5 प्रश्न जो रीतिकाल से बनते ही हैं। और जितने पैटर्न प्रश्न आने के मैंने कहा है, यदि आप वीडियो को ध्यान से आप देख रहे हैं एकाग्रचित्त होकर, ठीक है, मेरी वीडियो फ्रेंड्स एकाग्रचित्त होकर एकांत में कहीं अच्छे से बैठकर देखें। जो चीजें मुंह से निकलती जाएं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल प्रभावित करें और आपको उन तथ्यों को नोट करें और बेहतर तैयारी करते चले जाएं। तो देखो प्रश्न आ गया कि किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है ना। तो बिहारी जी जो है, बिहारी जी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। हम जानते हैं बिहारी ने सतसरी ग्रंथ लिखा है ना। आगे फिर देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न हमने देख लिया फ्रेंड्स। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न आता है कि बरबय नायिका भेद का रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम जी हैं। अब मैंने कहा है कि ऑप्शनों के माध्यम से मैंने आपको ये प्रेषित करने की कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट कौन है जिनको ऑप्शनों में लिया है, इनके रचनाकार, इनकी रचनाएं, इनका जन्म क्रम, इनकी रचनाओं का विषय वस्तु बिल्कुल अच्छे से याद रखें। हो सके तो आचार्य शुक्ल के कथन याद रखें, बिहारी, मतीराम और रहीम जी के संबंध में, है ना। रहीम जी के संबंध आचार्य शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा जो 10वां नंबर का करेक्ट आंसर है, बता दो फ्रेंड्स, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। बरबय नायिका भेद किसकी है, रहीम जी की है। उम्मीद करती हूँ आपने सही आंसर चूज किया होगा। चलो फिर से वीडियो को पॉज कर लो। सभी मित्र ईमानदारी से वीडियो को पॉज कर लें और देखें कि रावरी रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये किसकी पंक्ति है। आप बताओ, बोधा की, घनानंद की, ठाकुर की, देव की। 11 का जो करेक्ट आंसर है सबने चूज कर लिया है। यहाँ पर बता दूं राइट आंसर जो है घनानंद है। फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूंगी, आप यदि कहीं लाइव मॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहीं किसी ऐप पर नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने प्रश्न भी आते जाएंगे ना, आप मॉक टेस्ट के रूप में लो। यदि अभी जितने प्रश्न मैंने दे रहे हैं, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, एक एक टॉपिक को लाऊंगी मैं, है ना। आधुनिक काल का एक एक टॉपिक, आधुनिक काल का पूरा, छायावाद से अलग, प्रगतिवाद का अलग, प्रयोगवाद का अलग, गद्य की जितनी विधाएं हैं उन सबका अलग प्रश्नोत्तरी में लेकर आऊंगी। 30 या 40 प्रश्नों का संकलन, और बड़े ही बेहतर होंगे। और मैं जो अपना संदेश देना चाहती हूँ तो इन ऑप्शनों के माध्यम से दूंगी कि इन ऑप्शनों में जो आए हैं ना चारों, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है। जिस तरह नेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि चारों ऑप्शनों को फ्रेंड्स आप तैयार रखें, इस तरह आपको तैयार करना है ना। अब फ्रेंड्स सभी लोग लाइक कर दे, देखिए सभी लोग लाइक और शेयर करें अपने मित्रों के पास। अच्छा, आपके पास यदि कोई मित्र ना हो, आप मुझे शेयर कर दिया करें, है ना। जो लोग टेलीग्राम पर है वो टेलीग्राम पर मुझे शेयर कर दिया करें, और जो लोग व्हाट्सएप पर हैं वो लोग व्हाट्सएप पर कर दिया करें। जो लोग फेसबुक पर मुझे फॉलो करते हैं वो लोग मुझे फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, है ना। यदि किसी के पास मित्र नहीं है तो मैं सबकी मित्र ही हूँ, है ना। हम सब अच्छे मित्र हैं, और सभी मित्र मुझे शेयर किया करें, है ना। मेरी ही वीडियो आप शेयर कर दिया करो, है ना। बाकियों के पास यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे शेयर करेंगे, मैं ही दोबारा देख लूंगी, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आंसर चूज कर लिया कि घनानंद जी करेक्ट आंसर।
आगे फिर हमारा एक प्रश्न आता है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने पंक्ति किसकी है, बताना है। तो जो 12 का करेक्ट नंबर आंसर है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ब्रजरत्न दास की, है ना। अगला प्रश्न आता है, ये देखते ही प्रश्न को बिल्कुल आंसर आप चूज कर लें कि रीत मुक्त कवि नहीं है। हम जानते हैं घनानंद बोधा ठाकुर रीत मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। जसवंत सिंह जो हैं, जसवंत सिंह महाराज जसवंत सिंह जो हैं, वो रीत मुक्त कवियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। और यही प्रश्न का पैटर्न होगा परीक्षा में, यही प्रश्न का पैटर्न होगा। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ, जो प्रश्न कभी आने के चांस नहीं है मैं उनका जिक्र फ्रेंड्स नहीं करती। जो प्रश्न आए हुए हैं और जिन प्रश्नों के आने के चांस हैं, जो बन सकते हैं, जैसा पैटर्न परीक्षा का हो सकता है, वही मैं जिक्र कर रही हूँ, है ना। तो फिर अगला प्रश्न आ गया हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है ना। चिंतामणि की रचना बतानी है। तो करेक्ट आंसर है कविकुल कल्पतरु, ठीक है। हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट है, ये चिंतामणि की रचना है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काव्य की रीति सीखी सुखवीन देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्त की के कवि कौन है, बताना है। तो बता देना, 15 का सभी लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। 15 नंबर का सभी मित्र हमारे आंसर बताएंगे। आगे फिर एक प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है ना, बड़ा फेमस है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है। तो हम सभी जानते हैं कि चंडी चरित्र किसकी है, बता देना फ्रेंड्स आप लोग भी। गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ठीक है। वीडियो को प्रश्न आते ही वीडियो को पॉज करें, ठीक है। देखो प्रश्न आ गया स्क्रीन पर, इसको वीडियो को पहले आप पॉज कर दें, ऐसे दबाएं उसको और अपना आंसर तुरंत चूज करें कि क्या होना चाहिए था, ठीक है। अपना आंसर आप तुरंत चूज करें कि क्या होना चाहिए था आपका करेक्ट आंसर। यहाँ आ गया हमारा करेक्ट आंसर कि चंडी चरित्र किसकी रचना है, तो गुरु गोविंद सिंह की है। अगला प्रश्न फिर बनता है, प्रताप शाही की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है प्रताप शाही की रचना। इसका भी आंसर सभी लोग देंगे, ठीक है। सभी मित्र इसका आंसर देंगे। 17 नंबर का 17 नंबर का थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, माफ कीजिएगा। 17 नंबर का थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, प्रताप शाह की रचना, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हमें चूज करना है कि प्रताप शाह की रचना नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर है नवरस तरंग, ठीक है। 17 का हमारा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है कि जो नवरस तरंग है वो प्रताप शाह की रचना नहीं है। यहाँ पर श्रृंगार मंजरी, व्यंगार्थ कौमुदी, काव्य विलास, ये रचना प्रताप शाह की है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फिर हमारे स्क्रीन पर आ गया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 19 हमें देखना है। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है ना। 18 नंबर को हम देखते हैं। 18 नंबर है छत्र प्रकाश, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। छत्र प्रकाश इतना पूछता है और हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक करके हम किसी और कवि को लगाकर चले आते हैं, है ना। 18 नंबर पर हम क्या करते हैं, छत्र प्रकाश का हम सेनापति को लगाकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दूं सबने राइट आंसर चूज कर लिया है। जो छत्र प्रकाश है वो लाल कवि का है, ठीक है। छत्र साल दशक जो है वो सेनापति का है। तो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब इन प्रश्नों का जिक्र मैंने कई बार किया है, लाइव वीडियो पर मैंने किया है, तो कई मित्र हमारे जो हैं इसके गलत आंसर बताते हुए पाए गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, है ना, कि नाम यदि मैच करता रहे रचनाओं से तो उन्हीं का ना समझ लिया करिए। 19 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से नीतिकार कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, सबने आंसर इसको बताना है, ठीक है। 19 नंबर का सभी मित्र आंसर बताएंगे कि क्या होना चाहिए। रहीम दास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास, ठीक है। बड़े ईमानदारी से बताना। आप समझो कि आप परीक्षा ही दे रहे हो, आप हॉल में बैठकर यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं। कोई मित्र चीटिंग नहीं करेंगे, कोई मित्र कॉपी पेन या नोट्स का सहारा नहीं लेंगे। बड़ी ईमानदारी से बताना कि आपने क्या आंसर चूज किया था, आपने सही किया या गलत किया। तो 19 नंबर का बताना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 20 नंबर का फिर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आता है कि लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, किसकी उक्ति है। ठाकुर की, घनानंद की, केशवदास की, मतीराम की। तो उम्मीद करती हूँ सबने आंसर चूज कर ही लिया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ठाकुर करेक्ट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा बनता है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर सही है, शाहजहां की। आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रश्न को देखते ही, ये भी बड़ा फेमस प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार, यहाँ तक कि बता दूं 2-3 बार मैंने देखा है। ये हरियाणा पीएससी, आरपीएससी और एमपीपीएससी में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी का फेमस क्वेश्चन है। यहीं पर यूपीपीएससी का भी ये प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, कौन सी है, बतानी है। तो हम जानते हैं सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगणी, है ना। ए नंबर हमारा करेक्ट है। जितने प्रश्न आज लिए हैं बड़े फेमस हैं।
आप ये मत समझिए कि ये प्रश्न आपको आ रहे थे, प्रश्न आपको आते हैं, मैं जानती हूँ, सभी मित्रों को ये प्रश्न आते हैं, ये मैं जानती हूँ, केवल मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि आपको पढ़ना किसे है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, हम देख लेते हैं कि हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम बताना है। श्रृंगार मंजरी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है तो इसको देख लेना, श्रृंगार कर लेना है ना, श्रृंगार मंजरी, ओ सॉरी, श्रृंगार रसराज रसिकानंद रस कलश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है सबने चूज कर लिया है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है ना, बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे फिर आता है हमारा एक प्रश्न कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन या फिर काव्य भेद, इस तरह का प्रश्न बनता है। अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरह का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, तो देख लेना फ्रेंड्स। 24 नंबर का सबने चूज कर लिया, 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, सर्वांग विवेचन। आगे चलते हैं, अगला एक और प्रश्न आता है कि इनमें से किस कवि ने नख सिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। ये भी यूजीसी नेट के पैटर्न का प्रश्न है और काफी फेमस प्रश्न है, अब कई बार रिपीट हो चुका है। तो करेक्ट आंसर है बिहारी जी जो हैं, बिहारी जी ने नख का वर्णन नहीं किया है ना, बाकी मिश्र जी, जितने मिश्र दिख रहे हैं और पचनेश जी हैं, इन सब ने नख काव्य शीर्षक से वर्णन किया है। अगला प्रश्न एक फिर आता है कि निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं, है ना, प्रताप शाही के आश्रित कवि बताना है, तो कौन थे, तो सोमनाथ जो है वो प्रताप शाही के आश्रित कवि थे। फिर एक अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ गया, इस तरह का प्रश्न भी बनता है, मैंने वीडियो प्रारंभ करने से ही प्रश्नों का पैटर्न बताया था कि सुमेलित और संगत और असंगत आता ही आता है, एक दो प्रश्न है ना। अच्छा, जो मैंने कहा है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया ना 5-6 टाइप है, तो उसी टाइप के प्रश्न बनेंगे, उन टाइप को आप नोट कर लें। नहीं सुन पाए हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके देखें कि मैंने क्या कहा है कि किन प्रश्नों से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आता है कि असत्य कथन का हमें चयन करना है, तो यहाँ पर देखो, श्रृंगार मंजरी का वर्ण विषय नायिका भेद है, ललित ललाम का वर्ण विषय अलंकार है। ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है वृत्त विचार में रस विवेचन का वर्णन किया गया है। अगला आता है कि पद्माभरण में अलंकारों का विवेचन किया गया है। तो 27 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर 27 का सी नंबर करेक्ट है। असत्य कथन चयन करना था, वृत्त विचार में रस विवेचन का वर्णन किया गया है, ये असत्य है। आगे फिर चलते हैं, एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करना है, ये भी प्रश्नों का टाइप है, बिल्कुल स्पष्ट हमें दिख रहा है। उम्मीद करती हूँ सबने अपना आंसर चूज कर ही लिया है। जो रसिक प्रिया है वो देव की नहीं है ना, रसिक प्रिया जो है वो देव की नहीं है, तो बताना फ्रेंड्स रसिक प्रिया किसकी है। आगे फिर एक प्रश्न आता है, सबने इसको देखना है और आंसर चूज कर लेना है ना, वीडियो पॉज करके आंसर को चूज कर लीजिए। प्रश्न हमारा बनता है 29 का कि पंचाध्यायी सोमनाथ, ठीक है, रास पंचाध्यायी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, है ना, पंचाध्यायी की बात हो रही है। लक्षण श्रृंगार तोष कवि, रामाश्वमेध चिंतामणि और श्रृंगार ललित सुखदेव की, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बता दो फ्रेंड्स, 29 का बी नंबर करेक्ट है। श्रृंगार लक्षण श्रृंगार जो है तोष कवि का, ये असंगत युग्म है। आगे फिर देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आज का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न जो है कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकाल के संबंध में यह कथन किसका है, आपको पता है। रीतिकाल जो है, रीतिकाल में जो राजा महाराजा थे वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कम उनके कलम उठे हैं। जो कवि थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा राजा महाराजाओं की प्रशंसा ही की है, भोग विलास की रचनाओं पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया है, श्रृंगार वर्णन बहुत ज्यादा, मतलब कूट कूट के श्रृंगार वर्णन भरा हुआ है। यहाँ तक कि बिहारी की रचनाओं को आप देखें तो नखसिक है, मतलब भले नखसिक वर्णन नहीं है, लेकिन यदि उनका श्रृंगार वर्णन हम देखें उनके दोहे में, तो नख से लेकर के सिख से, है ना, कहते हैं नख यानी पैर से लेकर सिर तक जो वर्णन उन्होंने किया है नायक नायिका का, तो बिल्कुल जिस तरह इस हमें कथन में देखने को मिलता है, वही वहां पर वर्ण विषय भी देखने को मिलता है कवियों और राजाओं के संबंध में, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, सबने चूज किया होगा, ठीक है, सबने चूज कर लिया होगा। मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग बताएं, मैं यही चाहती हूँ इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होना चाहिए। आप मानो कि ये परीक्षा में आ गया प्रश्न है ना, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, बताना चाहूंगी जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है, जल्द ही इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, दोहराव के तौर पर आप उनको देख लीजिएगा। अभी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बेहतर तैयारी कर लें। जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस होगी, इन सब पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर बिल्कुल फेंक दूंगी, आप देखिएगा,
आंसर वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने वीडियो को देखा है तो आंसर आप चूज करते चले जा रहे हैं। और फिर दोहराव के तौर पर ये मॉक टेस्ट करने के आपके काम आएंगे। आप बहुत परेशान होते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से करें, ये मॉक टेस्ट के रूप में काम आएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। एक लाइक एक शेयर आपका बहुत मायने रखता है। तो जब चलती हूँ, अगले वीडियो में जल्द ही मिलती हूँ। इसके बाद हम आपके टॉपिक पर डिसाइड करेंगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप ये भी आप सेंड कर सकते हैं अपने कमेंट में। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।